Hello, guys. How are you all? I hope you all are doing great. My name is Dr. Abdul Wajid, and today we are starting with chapter 6 of financial management, that is leverage analysis. So, guys, let's get started. गाइस जैसे अभी हम इससे पहले वाले चैप्टर्स हमने फाइनेंशियल डिसीजंस वाले पढ़े थे, जिसमें हमने देखा था कि कौन कौन से हमारे फाइनेंसिंग डिसीजंस होते हैं, राइट? सो गाइस फाइनेंसिंग डिसीजंस मेनली जो है हमारे, वो टू टाइप्स के हो सकते हैं। फर्स्ट हो सकता है कि कितना फंड हमें नीड है, ठीक है, कितने फंड की नीड है, हाउ मच फंड्स वी नीड। एंड सेकंड क्या हो सकता है गाइस, सेकंड हो सकता है कि सोर्स क्या रहेंगे या कॉम्बिनेशन ऑफ फंड हमारा क्या होगा, सोर्सेज या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ फंड हमारा क्या होगा। सो गाइज यही दोनों चीजें हैं जो फाइनेंसिंग डिसीजन में हमें देखनी होती हैं, ठीक है, कि कितना फंड चाहिए और सोर्स क्या होगा या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ फंड्स क्या होगा। गाइज हमारे पास डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ फंड्स होते हैं। हम इक्विटी से रेज कर सकते हैं कैपिटल, डेट से रेज कर सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर से रेज कर सकते हैं, राइट? सो कौन से हमारे पास सोर्सेज हैं और उनका कॉम्बिनेशन क्या होगा। गाइज कॉम्बिनेशन का क्या मतलब है, कॉम्बिनेशन का क्या मतलब है यहाँ पर, कॉम्बिनेशन मींस कि रिस्क और रिटर्न कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल्टरनेटिव कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होंगे। हर कैपिटल स्ट्रक्चर की अपने अपने रिस्क होते हैं, राइट? सो ये वाला पार्ट जो है उसको सेकंड पेज पर करते हैं सोर्सेज। अब हम इस वाले पार्ट को पढ़ेंगे क्योंकि इस पार्ट को ऑलरेडी फाइनेंशियल मैनेजर जानता है कि उसको कितने फंड की नीड है, ठीक है, उस प्रोजेक्ट में। बात आती है इस वाले इंपॉर्टेंट डिसीजन की, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ फंड्स क्या होना चाहिए। तो इसको हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ फंड्स में क्या क्या आ सकता है। गाइस कॉम्बिनेशन ऑफ फंड्स हमारा डिसाइड करता है कि रिस्क रिटर्न्स क्या होंगे। कॉम्बिनेशन या फिर सोर्सेज जो है हमारा, सोर्सेज टू रेज फंड्स, ये हम कैसे डिसाइड करते हैं सोर्सेज टू रेज फंड। इसके लिए हमें देखना पड़ता है कि रिस्क रिटर्न कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ऑल्टरनेटिव कैपिटल स्ट्रक्चर के। ऐसा हमें पता है गाइस कि रिस्क और रिटर्न कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब यहां पर ये है कि आप कितना डेट ले सकते हैं और उस डेट का क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, ठीक है, आपके ओवरऑल रिस्क और रिटर्न पर। सिमिलरली आपको इक्विटी से कितना लेना चाहिए, कितनी कैपिटल रेज करनी चाहिए, डेट से कितना लेना चाहिए, ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं इसमें कि रिस्क और रिटर्न कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए डिफरेंट डिफरेंट कैपिटल स्ट्रक्चर की। सो गाइज ये जो है हमारा रिस्क एंड रिटर्न की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, इसकी बहुत सारी टेक्निक्स हैं कि हम कैसे रिस्क और रिटर्न की कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे ऑल्टरनेटिव कैपिटल स्ट्रक्चर में। और टू मोस्ट कॉमन आर लेवरेज एनालिसिस, जो हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं अभी, एंड सेकंड इज ईबीआईटी ईपीएस। ईबीआईटी का यहां मतलब है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, एंड ईपीएस एनालिसिस। सो गाइज इस वाले चैप्टर में इस वाली टेक्निक लेवरेज एनालिसिस पर हमारा फोकस होगा। नेक्स्ट आने वाले चैप्टर में हम ईबीआईटी अर्निंग पर शेयर एनालिसिस करेंगे। सो अभी हमारा फोकस लेवरेज एनालिसिस पर होगा, एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि ये लेवरेज एनालिसिस हम क्यों कर रहे हैं, राइट? हम क्यों कर रहे हैं क्योंकि रिस्क एंड रिटर्न कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखनी है डिफरेंट कैपिटल स्ट्रक्चर की, कि कैपिटल स्ट्रक्चर को चेंज करने से मेरे रिस्क पर या रिटर्न पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। सो गाइज लेवरेज एनालिसिस के बारे में अब हम पढ़ेंगे। वो पढ़ने से पहले पहले आप ये देखिए, आपको ईबीआईटी के बारे में पता होना चाहिए। ये ईबीआईटी क्या है? ईबीआईटी का मतलब होता है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। सो गाइस ईबीआईटी किसी भी बिजनेस का कम या ज्यादा हो सकता है, राइट? और यही जो अनसर्टेनिटी है हमारी ईबीआईटी से रिलेटेड, उसी को हम जनरली अनसर्टेनिटी जो हमारी
EBIT से रिलेटेड टू EBIT है, इसी को हम जनरली बोलते हैं बिजनेस रिस्क या फिर ऑपरेटिंग रिस्क। सो गाइज, अब आप यहाँ पर एक बात समझिए जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वो बात ये कि गाइज देखो, अगर आपने लोन लिया हुआ है और आपको इंटरेस्ट पे करना है, राइट, आपका चाहे प्रॉफिट हुआ हो बिजनेस में या नहीं हुआ हो, आपको तो इंटरेस्ट पे करना ही करना पड़ेगा। सो वो फिक्स्ड अमाउंट का जो आप इंटरेस्ट पे करेंगे, किसको पे करेंगे? जहां से आपने लोन लिया है या डेट आपके ऊपर है, ठीक है। उससे क्या होगा, जितना ज्यादा आपको फिक्स्ड अमाउंट का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, उतना ज्यादा सेंसिटिव हो जाएगी अर्निंग। किसके लिए? शेयर होल्डर्स के लिए, इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए, राइट। क्योंकि अगर आपने ज्यादा पैसा लोन में लिया हुआ है या डेट से लिया हुआ है, तो जो बचा हुआ पैसा है वही तो शेयर होल्डर्स के लिए है, इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। तो गाइस, अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए जो पैसा है वो कम हो जाता है लोन ज्यादा लेने से, इसका मतलब उनके लिए सेंसिटिविटी है, राइट। अगर हल्का सा भी कुछ चेंज होता है हमारा EBIT में, तो उसका फर्क हमें किस पर दिखेगा? शेयर होल्डर्स की वेल्थ पर दिखेगा। जो शेयर होल्डर्स के लिए अर्निंग अवेलेबल है उस पर दिखेगा। इसका मतलब EBIT पर इंपैक्ट पड़ता है डेट फाइनेंसिंग का सीधा सीधा। जितना ज्यादा आप डेट से फाइनेंस करेंगे, उतना ज्यादा आपका बिजनेस रिस्क बढ़ेगा, और क्या होगा, जो अर्निंग्स होगी शेयर होल्डर्स की, वो बहुत सेंसिटिव हो जाएगी, ठीक है। तो यही हम रिलेशनशिप देखेंगे अभी लेवरेज एनालिसिस वाले चैप्टर में। ओके गाइस, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ लेवरेज। लेवरेज मींस क्या होता है? लेवरेज में बी डिफाइंड एज द परसेंटेज चेंज इन वन वेरिएबल एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ परसेंटेज चेंज इन सम अदर वेरिएबल। किसी भी एक चीज पर क्या इंपैक्ट पड़ता है, उसकी परसेंटेज पर क्या इंपैक्ट पड़ता है, किसी एक चीज पर क्या इंपैक्ट पड़ता है किसी दूसरे चीज की परसेंटेज चेंज होने से, ठीक है। सो इसकी परसेंटेज पर क्या इंपैक्ट पड़ा इसकी परसेंटेज चेंज होने से, यही हम बोलते हैं लेवरेज है। Now let's understand it with the help of an example. For example, guys, हम किसी चीज पर किसी चीज के सेल्स प्रमोशन पर पहले हम पैसे खर्च कर रहे थे 5,000 रुपए, ठीक है। अब जब हम 5,000 रुपीज स्पेंड कर रहे थे, तो हम यूनिट्स कितनी सेल कर पा रहे थे? हम यूनिट्स सेल कर पा रहे थे 200। बट सेल्स प्रमोशन पर हमने 1,000 और स्पेंड करे, ठीक है। मतलब अब हमने जो स्पेंड करे वो 6,000 करे, और 1,000 यहां बढ़ने से 5,000 से 6,000 कर दी तो 1,000 बढ़ गए। यहां 1,000 बढ़ने से मेरी यूनिट्स जो सेल होने लगी ना, वो 300 हो गई। इसका मतलब परसेंटेज मैंने कितना इंक्रीज करा सेल्स प्रमोशन का, पहले वो देख लेते हैं। 1,000 किया, पहले 5,000 था, डिवाइडेड 5,000 था, फिर 6,000 हुआ, दैट मीन्स 1,000 हुआ। कितने से? 5,000 से इनटू 100। इसका मतलब कितना इंक्रीज हुआ? 20% इंक्रीज हो गया एक्सपेंडिचर ऑन सेल्स प्रमोशन। गाइस देखो, एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज हुआ? 20%। अब सेल्स पर क्या इंपैक्ट पड़ा वो देखिए। देखिए, पहले यूनिट्स हम सेल कर रहे थे 200, बट अब होने लगी 300, मतलब 100 यूनिट्स का चेंज हो गया यूनिट्स में। इसका मतलब 100 यूनिट्स का चेंज हो गया, तो परसेंटेज टर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। परसेंटेज टर्म में अगर हम करेंगे, इसका मतलब 50% चेंज हो गया है। गाइस देखो, हमने 20% सेल्स प्रमोशन बढ़ाया, बट उससे इंपैक्ट कितना पड़ गया? 50% का सेल्स पर इंपैक्ट पड़ गया। इसी की रिलेशनशिप को अब हम बोलते हैं लेवरेज। तो गाइस, इसको हम फॉर्मल वे में लिख सकते हैं, दैट मींस लेवरेज इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन वन वेरिएबल ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन
another variable. I hope you have understood it. ठीक है, सो इस फॉर्मूले में हम रखते हैं, और यहां पर अगर हम इस फॉर्मूले में रखेंगे तो उसका 50% चेंज आया था सेल्स में, तो 0.5 लिख सकता हूं मैं उसको, राइट। और 20% चेंज किस किस में आया था, हमारा सेल्स प्रमोशन, तो 0.2 में उसको लिख सकता हूं, ठीक है। इसका मतलब 2.5 टाइम्स। गाइस लेवरेज जो होता है ना वो टाइम्स में होता है। इसका क्या मतलब हुआ यहाँ पर कि परसेंटेज इंक्रीज इन द यूनिट सोल्ड, यूनिट सोल्ड में जो परसेंटेज इंक्रीज हुआ है वो 2.5 टाइम्स है ऑफ द परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स प्रमोशन। सो सेल्स प्रमोशन का 2.5 टाइम्स मेरा यूनिट्स बढ़ गया है, सो दैट इज लेवरेज। ओके, सो गाइज एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आपको पता होनी चाहिए, देखिए ईबीआईटी जो है हमारा, जिसको हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोलते हैं, मैं ओपी लिख रहा हूं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोलते हैं, ये डायरेक्टली डिपेंड किस पर होता है, ये डायरेक्टली डिपेंड होता है हमारा सेल्स पर, ठीक है। सेल्स रिवेन्यू पर ये डायरेक्टली डिपेंड होता है। जितनी ज्यादा हमारी सेल्स होंगी, सेल्स रिवेन्यू हमारा होगा, उतना ही ज्यादा हमारा ईबीआईटी होगा। और ईबीआईटी ही हमारा फिर डिटरमाइन करता है, ईबीआईटी डिटरमाइन करता है हमारा कि शेयर होल्डर्स के लिए, इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए, इक्विटी शेयर होल्डर्स जो है हमारे, उनके लिए अर्निंग कितनी अवेलेबल होगी, ठीक है। इसका मतलब ईबीआईटी हमारा डिपेंडेंट है सेल्स रिवेन्यू पर, और इक्विटी होल्डर्स को जो अर्निंग्स मिल रही है वो डिपेंडेंट है हमारी ईबीआईटी पर। ईबीआईटी को हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोलते हैं। तो गाइज इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में अब हम देखेंगे ऑपरेटिंग लेवरेज क्या होता है एंड फाइनेंशियल लेवरेज क्या होता है। सो गाइज कीप वॉचिंग, एंड अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं या फिर पुरानी क्लासेस आपने नहीं देखी हैं जो दूसरे चैप्टर्स पर हैं, सो आई रिक्वेस्ट यू टू वॉच दोज ऑल्सो, एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।